क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में कोवैक्स में शामिल होने से किस देश ने इनकार कर लिया है? हाल ही में सुर्खियों में रहा कोमोव 226T नामक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर किस देश ने विकसित किया है? भारत देश की पहली हॉट एयर बलून सफारी कहां लॉन्च की गई? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 28 दिसंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी कहां लॉन्च की गई? हमारे भारत देश की पहली हॉट एयर बलून सफारी लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। इमेज में आप देख सकते हैं। तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी लॉन्च की गई? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। किस? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। और वर्तमान में देश में कई हॉट एयर बलून राइड है, लेकिन यह पहली हॉट एयर बलून सफारी है जिसे लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। और एक क्वेश्चन इसी घटना से जुड़ा हुआ बन सकता है, हॉट एयर बलून राइड किसके द्वारा संचालित की जाएगी? जयपुर बेस्ड स्काई वाल्टर्स कंपनी के द्वारा। और यह सफारी बफर क्षेत्र तक सीमित होगी और इस सवारी के दौरान पर्यटक बाघ, इंडियन स्लॉथ बेयर और तेंदुए को ऊंचाई से देख सकते हैं। इमेज में देख सकते हैं। इसी तरह दोस्तों यहां बहुत ही अद्भुत नजारा देख सकते हैं इसमें बैठकर। और इस सेवा को राज्य के अन्य टाइगर रिजर्व जैसे कि पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व में भी लॉन्च किया जाएगा आने वाले समय में। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? पूर्वी सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है यह बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। और यह अपने सदाबहार साल के वनों के लिए भी जाना जाता है। और इस क्षेत्र का नाम बांधवगढ़ किले के नाम पर रखा गया है। माना जाता है कि यह किला लक्ष्मण ने अपने भाई भगवान श्री राम को दिया था। यह बांधवगढ़ किले के नाम पर यह बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया है। और जब जिक्र किया गया है मध्य प्रदेश का तो आप मैप में देखिए कि हमारे भारत देश में यह सेंटर में स्थित है, मध्य में स्थित है मध्य प्रदेश, जो किन किन राज्यों से सटा हुआ है तो यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों से सटा हुआ है मध्य प्रदेश, जिसकी कैपिटल का नाम है भोपाल। और भोपाल को राजा भोज की नगरी भी कहा जाता है और जिलों की नगरी भी कहा जाता है। और भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी, किस कंपनी में? तो यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में गैस दुर्घटना हुई थी और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण तकरीबन 2000 लोगों की मौत हो गई थी। और मध्य प्रदेश की हाल ही की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी वर्तमान राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफेद लिली और मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है शाह बुलबुल यानी कि पैराडाइज फ्लाई कैचर। और मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद और राजकीय फसल है सोयाबीन। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किसने कोवैक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया? कोवैक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है अमेरिका देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। और यह कोवैक्स क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि हाल ही में यूनिसेफ ने कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड को कोवैक्स खरीद समन्वयक और खरीद एजेंट के रूप में लॉन्च किया है। यानी कि कोवैक्स एक डैशबोर्ड है और पूरे विश्व को समानांतर रूप से कोविड-19 का टीका सभी देशों को प्रोवाइड किया जाए, इसीलिए यह डैशबोर्ड को विकसित किया गया है। लेकिन
अमेरिका ने मना कर दिया है। और कोवैक्स का लक्ष्य क्या है? कोविड-19 टीकों को विकसित करना, खरीदना और समान रूप से वितरित करना। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? कोवैक्स नामक जो डैशबोर्ड है इसका नेतृत्व किया जा रहा है CEPI यानी कि कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन के द्वारा। और इनके साथ वैक्सीन गठबंधन गावी भी शामिल है। और गावी का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेट एंड इम्यूनाइजेशन। और कोवैक्स डैशबोर्ड का उद्देश्य है सभी देशों और वैक्सीन निर्माताओं को एकल प्लेटफॉर्म पर लाना है। हालांकि अमेरिका ने कोवैक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है। किसने? अमेरिका देश ने कोवैक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया। और यूनिसेफ चाहता है कि सभी देशों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की निष्पक्ष और न्याय संगत पहुंच सुनिश्चित हो। कोई भी देश की अर्थव्यवस्था बड़ी है या छोटी है, लेकिन यह कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो न्याय संगत तरीके से सभी देशों में पहुंचना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने इनकार कर दिया। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा कॉमो 226T निम्न में से किस देश के द्वारा विकसित यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है? दोस्तों, यह कॉमो 226T नामक एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर सुर्खियों में आया है और भारत देश खरीदना चाहता है। और यह विकसित किया है रूस देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस देश। तो भारतीय सेना जल्द ही रूस से कॉमो 226T यूटिलिटी हेलीकॉप्टर लेने हेतु छूट प्राप्त करने के लिए रक्षा मंत्रालय से संपर्क करेगी। और कॉमो 226T किसका स्थान लेगा? तो हमारे भारत देश में जो पुराने हेलीकॉप्टर है चीता हेलीकॉप्टर और चेतक हेलीकॉप्टर का स्थान लेगा यह कॉमो 226T हेलीकॉप्टर। और कॉमो 226T पेलोड क्षमता कितनी है? तो इस हेलीकॉप्टर की पेलोड क्षमता कितनी है वो भी हमें पता होना चाहिए। यह एक हल्का हेलीकॉप्टर है जो कि अधिकतम 3.5 टन भार के साथ उड़ान भर सकता है और यह 1 टन तक का पेलोड ले जा सकता है। यह कॉमो 226T। और कॉमो 226T को किसने डिजाइन किया है? तो इसको डिजाइन किया है रूस की एक कॉमो डिजाइन ब्यूरो के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रशियन हेलीकॉप्टर्स ने एक साथ मिलकर भारत रूस हेलीकॉप्टर लिमिटेड नाम से एक संयुक्त उद्यम स्थापित भी किया है जो कि भारत में कॉमो 226T हेलीकॉप्टर को असेंबल करेगा। बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में हमें जल्द ही आत्मनिर्भर बनना होगा और सेना में लगभग 400 ऐसे हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता है जो यह कॉमो 226T हेलीकॉप्टर के जरिए यह आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाएगा। और जब यह विकसित किया है रूस देश ने, तो आप मैप में देखें कि यह आप जो देख रहे हैं यह है रूस देश और रूस देश के अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है? तो यह हम देख सकते हैं फिनलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना जैसे देशों से घिरा हुआ है यह रूस देश, जिसकी कैपिटल का नाम है मॉस्को। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और जीवन भर इस व्यक्ति पर कभी भी मुकदमा दायर नहीं होगा, इस तरह की बात भी सामने आई थी। और रूस के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। और रूस की करेंसी है रूसी रूबल। तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने चाहिए। चौथा क्वेश्चन, अंटार्कटिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अंटार्कटिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, वो हमें यहां दोनों सेंटेंस को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। और यह अंटार्कटिका क्यों सुर्खियों में आया वो भी मैं बात बताऊंगा, लेकिन पहले यह दोनों सेंटेंस ध्यान से पढ़ते हैं। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम महाद्वीप है, बिल्कुल सही बात। और अंटार्कटिका में मैत्री भारत का पहला स्थायी अनुसंधान केंद्र है, यहां कुछ गलत है क्योंकि अंटार्कटिका में मैत्री नहीं लेकिन एक और नाम से भारत का पहला स्थायी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था अंटार्कटिका में, यानी कि ऑप्शन जो यह दूसरा सेंटेंस है वो गलत है। यानी कि हमारा आंसर बन जाता है केवल 2 नंबर का सेंटेंस गलत है, सही नहीं है। तो देखो हाल ही में यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया?
अंटार्कटिका में चिली के एक अनुसंधान केंद्र में 36 लोग नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, यानी कि पहली बार यहां के लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं और अंटार्कटिका में वायरस की उपस्थिति का यह पहला मामला सामने आया है। तकरीबन 36 लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं और इसीलिए यह अंटार्कटिका सुर्खियों में रहा। तो अंटार्कटिका भारत सहित कई देशों द्वारा स्थापित लगभग 60 स्थायी स्टेशनों को छोड़कर एक निर्जन है और अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम महाद्वीप भी है, जो यह मैंने आपको पहले सेंटेंस में बताया था। और इसमें भौगोलिक रूप से दक्षिणी ध्रुव शामिल है, भौगोलिक रूप से दक्षिणी ध्रुव शामिल है यह अंटार्कटिका में। और अंटार्कटिका में अनुसंधान स्टेशन जो भारत ने स्थापित किए हैं उनकी बात करूं तो भारत का पहला अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, लेकिन यहां जो मैंने आपको ऑप्शन में बताया था उनका नाम था मैत्री और इसीलिए 2 नंबर का सेंटेंस गलत हो गया। तो देखो दोस्तों, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो हम दक्षिण गंगोत्री के बारे में बात करें, यह भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अंटार्कटिका में स्थापित पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन था, जो इमेज में आप देख सकते हैं। और दूसरा है मैत्री। अंटार्कटिका में मैत्री भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है, इमेज में देख सकते हैं, और इसका निर्माण वर्ष 1989 में हुआ। तो यह दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में आयकर विभाग ने किस नाम से एक पहल शुरू की है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में झटपट प्रोसेसिंग नामक एक पहल शुरू की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है झटपट प्रोसेसिंग। और झटपट प्रोसेसिंग नामक इस पहल का उद्देश्य क्या है? करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को आसान और तेज बनाना। और यह पहल उन करदाताओं के लिए है जिनके बैंक खाते प्री वैलिडेटेड है और इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाइड है। इसके अलावा करदाताओं का कोई बकाया नहीं होना चाहिए और कोई टीडीएस या चालान बेमेल नहीं होना चाहिए। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, टीडीएस का पूरा नाम क्या होता है? वो आपको आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 है। जिन्हें ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, जिन करदाताओं के लिए ऑडिट की आवश्यकता है उनके लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2020 है। और आमतौर पर आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख कौन सी होती है? तो 31 जुलाई होती है, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे हाल ही में बढ़ाया गया है। और जब बात करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तो ये एक सरकारी एजेंसी है जो भारत सरकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह का कार्य करती है। और आयकर विभाग केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करता है। और भारत के आयकर विभाग का गठन कब किया गया था? 1860 में हुआ था गठन। और इसका नेतृत्व केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा किया जाता है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने किसानों के 50,000 रुपये तक के ऋण को माफ करने के लिए मंजूरी दे दी है? बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है झारखंड राज्य की सरकार के द्वारा। झारखंड राज्य के मंत्रिमंडल ने किसानों के 50,000 रुपये तक के ऋण को माफ करने की मंजूरी दे दी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है झारखंड। झारखंड मंत्रिमंडल ने हाल ही में 9.07 लाख किसानों के 50,000 रुपये तक के ऋण को माफ करने के लिए मंजूरी दे दी है। और कैबिनेट ने इस उद्देश्य के लिए 2000 करोड़ रुपए का आवंटन भी कर दिया है। और झारखंड मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना की जगह अपनी फसल राहत योजना को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने फसल राहत योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया। और जब बात करते हैं झारखंड की, तो आप मैप में देखिए कि यहां पर है झारखंड, बिहार के दक्षिणतम हिस्से को काटकर यह झारखंड राज्य का गठन किया गया। तो झारखंड की कैपिटल का नाम है रांची और रांची के राजकुमार है महेंद्र सिंह धोनी। और संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात में प्रदेश एक अग्रणी राज्य माना जाता है। कौन? झारखंड। और बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया था। और झारखंड की वर्तमान राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ। सातवां क्वेश्चन,
हाल ही में सुगमता से व्यापार सुविधा को सफलता के साथ अपनाने वाला देश का छठा राज्य कौन बना? सुगमता से व्यापार सुविधा को सफलता के साथ अपनाने वाला देश का छठा राज्य बन गया है राजस्थान। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सुगमता से व्यापार सुविधा को सफलता के साथ अपनाने वाला देश का छठा राज्य बन गया है और राज्य अब खुले बाजार से उधार के माध्यम से 2731 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के योग्य हो गया है। लेकिन छठा राज्य बन गया है राजस्थान। तो राजस्थान के अलावा 5 अन्य राज्यों जिसने यह पहल शुरू की है सुगमता, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना ने पहले ही यह उपलब्धि हासिल कर ली है। और जब बात करते हैं राजस्थान की, तो आप मैप में देखिए झारखंड किन किन राज्यों से सटा हुआ है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, राजस्थान जिसकी कैपिटल का नाम है जयपुर और जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है और जयपुर में एक गेट का हाल ही में लोकार्पण किया गया। तो इस गेट का नाम क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने आपको करंट अफेयर में बता दिया है। और जब बात करते हैं जयपुर की, झारखंड की, तो इनसे जुड़ा हुआ एक यूनिक वीडियो, कौन सा यूनिक वीडियो? राजस्थान 2020 में कौन कौन सी खबरों के कारण सुर्खियों में रहा, उनका एक यूनिक वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाइए और राज्यों से जुड़े हुए स्टेट के बारे में जो वीडियो है वो आप देख लीजिए। आपका पूरा साल का राजस्थान का करंट अफेयर हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जामिनेशन में, मैं वादा करता हूं। राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र, राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और राजस्थान में चंबल नदी पर 2 परियोजनाएं हैं। एक है जवाहर सागर परियोजना और दूसरी है राणा प्रताप सागर परियोजना। और राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्य कौन कौन से हैं? घूमर, चंग, कालबेलिया वो राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्य है। 8वां क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? अरुणाचल प्रदेश यानी कि हमारा पूर्वोत्तर का एक सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा सीटों की कुल संख्या 60 है, 60। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 60। और सुर्खियों में क्यों आया क्वेश्चन? अरुणाचल प्रदेश में जनता दल के 7 में से 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास अब 48 विधायक है और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल संख्या कितनी है? 60 है। और इसीलिए यह क्वेश्चन मैंने सेट किया। और बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो आप मैप में देख सकते हैं यह पूर्वोत्तर में स्थित सबसे बड़ा स्टेट यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का अर्थ हिंदी में उगते सूर्य का पर्वत है और भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर के राज्यों में यह सबसे बड़ा राज्य भी है। और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल का नाम है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है बीडी मिश्रा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। तो यह फैक्ट तो मैंने आपको कई बार बताए, लेकिन आज अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ नया भी सीख ले। अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और राज्य की राजधानी कौन सी है? ईटानगर। ईटानगर पापुम पारा जिले में है। ये आप देख सकते हैं, यहां पर है ईटानगर और यह पापुम पारा जिले में स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल। और ईटानगर नाम ईटा किले पर पड़ा है जिसका अर्थ है ईंटों का किला और जिसे 14वीं सदी पूर्व बनाया गया था यह किला, और किले के नाम पर पड़ा है इस कैपिटल का नाम। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन परिचालन सेवा का उद्घाटन किसने किया? ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन परिचालन दोस्तों ड्राइवरलेस है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, पूरी तरह सेफ है। तो यह देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन परियोजना सेवा का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी आज ही 11 बजे इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करने वाले हैं। आज है ना 28 दिसंबर, तो आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे प्राइम मिनिस्टर इसको इनॉग्रेट करेंगे, उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को यानी आज सुबह 11 बजे देश की पहली ड्राइवरलेस यानी कि ड्राइवर रहित मेट्रो ट्रेन परिचालन सेवा का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। और इस मेट्रो का परिचालन एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर होगा
और यह परिचालन नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा के तहत दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन की जनकपुरी पश्चिम से बोटनिकल गार्डन स्टेशन के बीच होगा इसका उद्घाटन। 10वां क्वेश्चन, देश की 100 बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा कंपनियों में शीर्ष स्थान पर कौन है? देश की 100 बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस कंपनियों में पहले स्थान पर है एचडीएफसी बैंक, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एचडीएफसी बैंक। और बीएफएसआई इसका पूरा नाम क्या होता है? बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस। तो इसका पूरा नाम भी आपको याद रखना है, बीएफएसआई, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस। तो विजिंग की द्वारा बीएफएसआई मूवर्स और शेकर्स 2020 रिपोर्ट के अनुसार एचडीएफसी बैंक देश में 100 बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा कंपनियों में शीर्ष स्थान पर है एचडीएफसी बैंक। तो आईसीआईसी बैंक इस मामले में दूसरे स्थान पर है और भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस मामले में तीसरे स्थान पर है। और जब टॉप पर है एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक के वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं? शशिधरन जगदीशन। और शशिधर जगदीशन ने किसका स्थान लिया है? आदित्य पुरी का स्थान लिया है। और एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई और एचडीएफसी बैंक भारत के सबसे बड़े निजी बैंकों में से एक है। 11वां क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 16वां सुनामी स्मृति दिवस कब मनाया गया? पुदुचेरी में 16वां सुनामी स्मृति दिवस मनाया गया 26 दिसंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 26 दिसंबर। और तमिलनाडु में सुनामी की 16वीं वर्षगांठ के अवसर पर चेन्नई, नागपट्टिनम, कन्याकुमारी और कुड्डलूर में हजारों लोगों ने सुनामी के दौरान मारे गए अपने प्रियजनों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और 26 दिसंबर 2004 को यह सुनामी आई थी और इसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी। तो 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में एक बड़े भूकंप से आई इस सुनामी ने दक्षिण भारत तट को दहला दिया था, जबकि कुड्डालपुर और नागपट्टिनम जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। तमिलनाडु के अन्य क्षेत्रों में और पुदुचेरी में भी हजारों की मौत हुई थी। और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में हाल ही में यह 16वां सुनामी स्मृति दिवस मनाया गया। तो आपको याद रखना है कि यह सुनामी का वर्ष कौन सा है? 2004, 26 दिसंबर। 12वां क्वेश्चन, बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति ने किसको सीनियर राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? पहले तो बीसीसीआई, इसका पूरा नाम क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति ने हाल ही में चेतन शर्मा को सीनियर राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसको? चेतन शर्मा को। इमेज में आप देख सकते हैं। तो बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति यानी कि सीएसी ने गुरुवार को पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज चेतन शर्मा को सीनियर राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और सीएसी ने 5 सदस्यीय टीम में मुंबई के अब्बे कुरुविला और ओडिशा के देबाशीष मोहंती को भी इस चयन पैनल में शामिल किया गया है। 5 सदस्यों की यह पैनल और इसमें अध्यक्ष है चेतन शर्मा। और चेतन शर्मा पैनल के अध्यक्ष के रूप में सुनील जोशी का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? सुनील जोशी का स्थान लेंगे। और चेतन शर्मा ने 1984 और 1994 के बीच 23 टेस्ट मैच और 65 एक दिवसीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। और जब बीसीसीआई की बात करते हैं तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1928 में। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासकीय निकाय है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। लेकिन यह बात भी याद रख लो कि बीसीसीआई के सचिव कौन है? अमित शाह के बेटे जय शाह बीसीसीआई के सचिव। और भारत के पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है? रवि शास्त्री। और महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? डब्ल्यू.वी. रमन। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में श्री नरेंद्र भाई मोदी ने अपने भाषण में किस महानुभाव के ग्राम स्वराज का सपना साकार करने का जिक्र किया? हमारे प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी जी का ग्राम स्वराज का जो सपना था इसको साकार करने का जिक्र किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महात्मा गांधी जी।
तो श्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज का सपना साकार किया है, क्योंकि हाल ही में यहाँ त्रिस्तरीय जो चुनाव है वो जम्मू कश्मीर में संपन्न हुए और ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था एक प्रकार से महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना और एक प्रकार से चुनाव गांधी के ग्राम स्वराज का सपना जीता है। यह बात कही है हमारे प्रधानमंत्री ने। और गांधी जी के ग्राम स्वराज के शब्दों की बात करें तो गांधी जी के शब्दों में प्रत्येक गांव को एक आत्मनिर्भर स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापित करने ही ग्राम स्वराज की अवधारणा का मुख्य लक्ष्य है। और गांधी जी के अनुसार ग्राम स्वराज का वास्तविक अर्थ आत्मबल से परिपूर्ण होना है। तो यह गांधी जी का सपना और इसीलिए हाल ही में भारत में जो शासन व्यवस्था है इसको विकेंद्रित किया गया है। 14वां क्वेश्चन, CEBR द्वारा जारी सालाना रिपोर्ट अनुसार साल 2028 तक किसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? हाल ही में CEBR यानी कि सेंट्रल फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च द्वारा एक बात सामने आई है कि 2028 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा चीन देश, जो कि वर्तमान में अमेरिका है, लेकिन 2028 में चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो CEBR यानी कि सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने अपनी सालाना रिपोर्ट में दावा किया है कि चीन अनुमान से 5 साल पहले ही अमेरिका से आगे निकल जाएगा। यानी कि पहले अनुमान लगाया गया था कि 2033 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा चीन देश, लेकिन यह अनुमान सामने आया है कि 2028 में ही चीन है वो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। और भारत की बात करें तो भारत 2025 तक ब्रिटेन को पछाड़कर फिर से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कोविड-19 के कारण हाल ही में अर्थव्यवस्था में कुछ गिरावट सामने आई है, लेकिन 2030 तक तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। यह बात हाल ही में सामने आई है इस रिपोर्ट में। 15वां क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के पहले तेल और गैस रिजर्व बंगाल बेसिन को राष्ट्र को समर्पित किसने किया? इमेज में आप देख सकते हैं मुंह पर मास्क है, लेकिन आप हमारे इस मंत्रालय के मंत्री को नहीं पहचान सकते और यह है हमारे धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल के पहले तेल और गैस रिजर्व बंगाल बेसिन को राष्ट्र को समर्पित किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। इमेज में देख सकते हैं केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान और धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल के पहले तेल और गैस रिजर्व यानी कि बंगाल बेसिन को राष्ट्र को समर्पित किया और बंगाल बेसिन की खोज और स्वामित्व ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC के पास है और यह ONGC द्वारा भारत के 8 उत्पादक बेसिन में से एक होगा। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में भारत की 42वीं रामसर साइट के रूप में किसको जोड़ा गया है? भारत की 42वीं रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया है त्सोकर को और यह लद्दाख में और हमारे भारत देश में यह 42वीं और लद्दाख में दूसरी रामसर साइट है। नाम मत भूलिएगा त्सोकर। और इस क्वेश्चन का लगभग सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया है। उनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम में यहां लेना चाहूंगा। आकाश वाल्वी, राजकुमार गौंड, आशीष राउत, RB एंटरप्राइजेज, देवेंद्र कुमार, SM राठौड़, पारसराम थोम्बररे, आशा सुथार, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। जस्मिनी ओझा, अरबाज खान, चौधरी मनीष, पर्वत डामोर, रजनीकांत डूसा, हिरल ठाकुर, अंकित पटेल, नितिन कुदेशा और VP सिंह आर्मी, ठाकुर नरसिंह, सुभाष पटेल, अमित मौर्य, आकाश साहू, ब्रिजराज सिंह वाला, पंचाल कंदर्प, परमार शैलेश जे, सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किसने किया? कल मैंने विथ इमेज यह क्वेश्चन आपको पूछा था, ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किसने किया? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो मैं आपसे एक छोटी सी उम्मीद रखता हूं, हमारे इस वीडियो के लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा।
बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ अर्ली मॉर्निंग 4 बजे। देखना मत भूलिएगा। गुड बाय।